हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका। फिर उसके बाद हमने देखा था कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद है उसके बारे में। फिर बेल्जियम की साझेदारी हमने देखी थी कि बेल्जियम की साझेदारी किस तरह श्रीलंका की साझेदारी से भिन्न थी। और फिर हम यहाँ तक आए थे और हमने कहा था कि नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट जो चैप्टर है यही चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी हो। अब इसमें एक जो है वो दिखाया गया है, बाईं तरफ कार्टून में बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी में एक समस्या को संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी रहीं। 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते थे, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पे आपको देखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि ज़रूरी क्या है। जी, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या है? पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो होता है, जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की दशा होती है, वो नहीं रहती। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। ये अगर जो ये तनाव बढ़ता रहेगा और एक दिन ये तनाव जब का गुब्बार जब फूटेगा तो क्या होगा, ये हिंसा का रूप ले लेगा। दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, आगजनी होंगी, बहुत सारी, मतलब यूँ कहा जाए कि बहुत सारा वो एक पक्ष दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। और राजनीतिक स्थिरता क्या होगी, जब वो एक पक्ष किसी के पक्ष में सरकार नहीं होगी तो क्या होगा, सरकार बार बार गिरती रहेगी। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, और इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक पक्ष सबको बराबर का उनके हिसाब से हिस्सा दिया जाए। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। मतलब कुछ बहुसंख्यक लोग हों या अल्पसंख्यक लोग हों, कुछ समय के लिए ये सब ठीक हो सकता है ना। लेकिन क्या होता है, आगे चलकर ये समस्या का कारण बन सकता है, बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। राष्ट्र की अस्थिरता और राष्ट्र के विघटन का भी कारण बन सकता है। बहुसंख्यकों के लिए आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं कर सकता, अक्सर यह बहुसंख्यकों की बर्बादी का कारण भी बन जाता है। ये कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि उनकी परेशानी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, जो बहुसंख्यक हैं अल्पसंख्यकों को परेशान तो होंगे, लेकिन क्या होगा, बहुसंख्यकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से हानि उठानी ही पड़ेगी। सत्ता के बंटवारे को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अब ये कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं सत्य होगा कि अगर जो आप लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र अगर जो हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा देखें तो क्या कहा है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है ना। तो जनता ही मेन उसमें होती है, और जनता के एक पक्ष को आप अगर जनता के एक पक्ष को ले रहे हैं, माना कुछ इतना, अगर जो इतना भी हिस्सा छोड़ रहे हैं किसी आबादी का, तो क्या होगा, ये भी जो है, ये भी तो जनता का पार्ट है। अगर जो आप इसको छोड़ रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं, तो क्या वो जनता की सरकार होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जनता की भागीदारी जरूरी है, सारी जनता की जरूरी होती है एक राष्ट्र के अंतर्गत। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए। जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिन पर शासन किया जा रहा है, जो शासन में सहभागिता कर रहे हैं, उनमें जो शासन इस सत्ता का बंटवारा हो और लोग इसी ढर्रे से रहें।
इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों को शासन की व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, सभी को अपने साथ में जोड़ के चले। जो जो शासन व्यवस्था सभी को अपने साथ लेकर चलती है, सभी को अपने साथ जोड़ के चलती है, वही शासन व्यवस्था सफल भी होती है। इन दोनों तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। मतलब पहला क्या था कि एक, दूसरा क्या था, नैतिकता भी है, और दूसरा एक ये था कि राष्ट्र की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है, दोनों पक्षों के स्थायित्व के लिए भी आवश्यक है सत्ता की साझेदारी। और दूसरा क्या था कि एक नैतिक पक्ष ये था कि अगर ये लोकतंत्र की आत्मा है, अगर जो सबको साथ में लेके चलना है तो सबको सत्ता में भी भागीदारी देनी ही होगी। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के मूलभूत महत्व को बताता है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाली एक उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि फ्रेंच में ही हो पढ़ाई। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ती है और और उसके बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। इसके माता पिता का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, कैसे इसकी इच्छा पूरी हो सकती है? इसके बारे में आप अपना सोचिए कि क्या होना चाहिए। युक्तिपरक क्या है? युक्तिपरक क्या होता है? लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला होता है युक्तिपरक। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। अब खलील की उलझन, इसको देखिए क्या है। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। मतलब बेताल, अगर जो आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी हो तो जो विक्रम होता है, विक्रम की पीठ पर बेताल बैठा रहता है। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। और कहानी किस तरह की थी देखिए। बेताल विक्रम को कहानी सुनाता रहता। बेरूत शहर में खलील नामक एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, राजधानी बेरूत में बस जाते थे। वे साथ रहते, मेल जोल होता था, पर वे गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। अब गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के बुनियादी नियमों पर सहमत हो गए। इन नियमों के अनुसार, ये कहानी है, देखिए आगे क्या होता है। जब सब लोग बैठक करते हैं तो क्या होता है। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश के राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि कोई जो राष्ट्रपति हो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक हो। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कौन होगा, कैथोलिक होगा, लेकिन जो सुन्नी मुसलमान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और उप प्रधानमंत्री के लिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष के लिए शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार अब देखिए सबको क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि सबको कहीं ना कहीं शासन में सत्ता में भागीदारी मिल गई। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने के लिए सहमत हो गए कि हम सीरिया से कोई मदद नहीं लेंगे और ईसाई कहे हैं फ्रांस से कोई मदद नहीं लेंगे। ये यानी कि बाहरी जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके आंतरिक मामलों में इस तरह से दखल नहीं डालेंगे। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तो दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। मतलब ये अभी भी चल रहा है जो मान है, लेकिन हालांकि मुसलमान बहुमत में आ गए, लेकिन क्या हुआ कि अभी उस फैसले का आदर किया जा रहा है और इसीलिए वहाँ की स्थिरता बनी भी है। खलील ने इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लिखती। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए वह बड़े पद पर पहुँच नहीं सकता। मतलब वो अगर चाहे तो अगर कि राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कहने का तात्पर्य है। वह ना तो माँ का धर्म को मानता है और ना ही पिता के धर्म को। दरअसल वह नहीं चाहता कि उसे किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए।
नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा, उनका कहना है मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी देती है ना। ये स्थिति अगर जो मतलब कहा जाएगा, फिर तरह से जो नियम बना दिया गया है कि आप सबको एक एक दायित्व सभी को सौंप दिया गया है, अगर जो दायित्व से उनको हटा के फिर क्या होगा, अगर यदि चुनाव होते हैं, माना जाए चुनाव है, जो जनसंख्या में ज़्यादा लोग हैं वो लोग अगर जो चाहें वो लोग ज़्यादा मिल जाए और उनको ज़्यादा सत्ता में भागीदारी मिल जाए तो क्या होगा, वहाँ स्थिरता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, वे टीवी टावर के पास पहुँचे और यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी ही उसी कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या आप अपनी पुरानी व्यवस्था को चलने देते या आप अपने लिए कुछ नया करते। बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी। मतलब ये उनके दोनों के बीच में कंडीशन थी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे विक्रम बेताल के बारे में दिखाया गया है। ये विक्रम है, गाड़ी से जा रहा है, बेताल उसके पीछे पीठ पे बैठा हुआ है। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। अब सत्ता की साझेदारी के रूप कैसे कैसे इसके रूप होते हैं, इन्हें समझते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। कहा कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाए और इसके विरुद्ध ही क्या होता है, सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आता है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए। पहले से ये धारणा बनी थी लोगों के अंदर कि जो शक्ति है, मेन पावर है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष में होनी चाहिए, जैसे राजा के अंदर होती थी, है ना। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इन लोगों में स्व की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं और अच्छे लोकतंत्र शासन यह है कि जनता ही क्या होती है, सारी शक्तियों का स्रोत होती है। लोकतंत्र का अर्थ ही मैंने बताया था अभी कि लोकतंत्र क्या होता है, जनता द्वारा किया गया शासन होता है। जनता के प्रतिनिधि ही जाते हैं शासन करने और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती, सबकी राय ली जाती है। जैसे संसद है, संसद में क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता है तो बहुमत के साथ में पारित किया जाता है और बहुमत वो जनता का प्रतिनिधि करने वाले ही जनप्रतिनिधि होते हैं जो इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हैं। इसीलिए उसी लोकतंत्र को शासन का अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की क्या हो, नागरिकों को ज़्यादा को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। क्या है पहला उदाहरण नंबर 1, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है जिसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्या कौन कौन से होते हैं शासन के बंटवारा, पहले विधायिका होती है, फिर कार्यपालिका होती है, फिर न्यायपालिका होता है। इनके सबको शासन में हिस्सेदारी देता है, उनको अलग अलग अपनी सत्ता दी जाती है और इससे क्या होता है, ये वितरण कैसा होता है, क्षैतिज वितरण होता है क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता को असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकता। न्यायपालिका चाहे तो वो अपनी चलाए या फिर कार्यपालिका चाहे वो अपनी चलाती रहे, वो किसी को ध्यान न दे, या फिर विधायिका चाहे वो अपने हिसाब से कार्य करती रहे। तो ऐसा नहीं है। अगर जो आपको शासन सत्ता चलाना है तो एक संतुलन बना के ही कार्य करना होगा, अपने दायरे में रह के ही कार्य करना होगा। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोग अब ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। ये और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और
पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश भी रखती है। ये नहीं है कि वो जो संविधान है, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर दें, या जो कानून नियम कानून बने हैं उनके इतर कोई कार्य करें वो लोग, है ना। तो इनको भी मानना, मतलब न्यायपालिका इन पे नियंत्रण रखती है, अंकुश रखती है कि आप मनमाने ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा। अब इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है कि नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है, कि हर एक संस्था जो होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका, तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण साधती हैं। अब सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता के बंटवारे हो सकते हैं, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जो एक, जैसे आप जो बीजेपी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या है, केंद्र सरकार में है, तो इसे क्या कहो, केंद्र सरकार का। लेकिन जो क्षेत्र में हो गई सरकारें, जैसे कि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, प्रांत है वो एक, और जो है यहाँ आपके यूपी में आपको बीजेपी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में आपके कांग्रेस की सरकार। तो ये क्या प्रांतीय सरकारें हो गई। ये प्रांतीय और क्षेत्रीय चित्रों पर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, मतलब सब जगह ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं सब जगह ऐसे हो। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कार्टून के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। पुतिन और बुश ये कह रहे हैं, डेमोक्रेसी को उसमें लिए हुए हैं। 2005 में रूस में कुछ कानून बने और इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति कुछ शक्तियां सौंपी गई, और उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया, और उस पर कुछ एक कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता का केंद्रीकरण में क्या संबंध है, ये इसमें पुष्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए ये बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन हमारी तरह से जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, मतलब भारत की तरह की बात की जा रही है, वहाँ के संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। मतलब कुछ ऐसे कार्य होंगे जो, जैसे आप देखेंगे संविधान में, तो संविधान में क्या होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, और समवर्ती सूची। कुछ होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, और जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून जो है, अगर दोनों का टकराव की स्थिति हो गई एक ही मुद्दे पे, तो केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। तो बेल्जियम में यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए अगले नेक्स्ट चैप्टर में ये बताया जाएगा कि नगर पालिका, नगर पंचायतों में कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, सत्ता जो है कैसे निचले स्तर पर ट्रांसफर हो जाती है, कैसे दे दी जाती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन स्थायी भाषी और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। जो मैंने आपको बताया था कि समुदाय में बटे हुए थे, कुछ फ्रेंच थे, कुछ डच थे, और कुछ उसमें ईसाई थे, कुछ मुस्लिम थे। तो उसमें किस तरह से संतुलित ढंग से सत्ता का बंटवारा किया गया बेल्जियम में। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी, जैसे भारत में होता है, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं महिलाओं को। और जो पंचायत है, अभी देखिए रिसेंटली में एक विधेयक पास हुआ है जिसमें महिलाओं को जो है हर जगह 33% हिस्सेदारी, जो कि यहाँ तक कि संसद वगैरह में भी उनको ज़्यादा, पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनमें तो में क्या किया गया है कि जनता को महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 33% के लिए उसकी मुहर लगाई गई, कुछ विशेष प्रावधान करके। पिछले सालों में हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने की लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अब जब उनको शासन की जिम्मेदारी देंगे, जैसे आपने देखा कि अभी लेबनान में क्या हुआ था कि सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी दे दी जाती है शासन में, तो क्या होता है, सब अपने अपने दायित्वों को निभाते भी हैं, तो वो अपने आप को इतर नहीं, अलग नहीं समझते, वो उसी का अपने आप को अंग समझते हैं।
अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं की शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके पर हम इकाई सेकंड में जो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सत्ता के बंटवारे के एक रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों को द्वारा शासन को प्रभावित या नियंत्रित करने के तरीकों को भी लक्ष्य में कर सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, कुछ विभिन्न दबाव समूह होते हैं या लोकतांत्रिक शासन में प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करने की कोई भी प्रयास करते हैं। जैसे एक श्रमिक समूह हो जाता है, वो क्या होता है, श्रमिक समूह आंदोलन नहीं, दबाव समूह होते क्या हैं, ये खुद शासन सत्ता में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये शासन सत्ता पर अपना दबाव डालकर अपना कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन क्या हो गई, एक क्या है, एक दबाव समूह का कार्य करती है। सरकार उनके आंदोलनों द्वारा, जैसे देखे होंगे आप, कैसे कृषि कानून 3 आते हैं और कैसे उनको वापस किसानों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जाता है। सरकार भी उनके आंदोलन को दरकिनार करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये किसान आंदोलन उतर आते हैं तो क्या होता है कि सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़ते हैं, कृषि कानून। तो इसी तरह ये दबाव समूह का करते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के लिए बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए कि कई दावेदार हो सकते हैं। जैसे एक कोई विधायक खड़ा हुआ या सांसद खड़ा हुआ तो उसके लिए कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें चुनने का कि हम किसी अपने मनपसंद नेता को चुन सकते हैं। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, कभी समाजवादी सरकार आती है, कभी बहुजन समाजवादी बीएसपी आती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। तो ये क्या होता है कि विभिन्न विचारधाराएं आ रही हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों वाली पार्टियों की सरकार क्या है, आ रही है, आती है, जाती है। क्या होता है, जिससे कि लोगों को उनको समझने का और उनके क्या उनका एजेंडा है, क्या विकास करने का एजेंडा, ये लोग देखना चाहते हैं। और जो अपने उन पे खरा उतरता है, अपने वादों पे खरा उतरता है, तो उनकी फिर से सरकार आती है। नहीं होता है, अगर जो नहीं समझ में आता, सरकार जनता उन्हें क्या करती है, उखाड़ फेंकती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियों में मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार की गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, कई संगठन समूह को भी सक्रिय देखते हैं। हमने आपको पहले बताया कि व्यापारी अपना समूह बनाते हैं, उद्योगपति अपना बनाते हैं, औद्योगिक मजदूर अपना बनाते हैं, किसान अपना। तो संगठित समूह होते हैं। ये कहते हैं जो सरकार हमारे लिए, जैसे किसान कहता है कि हमारे लिए क्या होगा, अगर जो किसान का ऋण माफ़ हो रहा है तो उसको हम सरकार में आने के लिए हम उसको वोट करेंगे। तो जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। इस तरह के जो हित होते हैं, उनके खुद के अपने हित होते हैं, उनको भी सक्रिय भागीदारी होती है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों को अपने सदस्य वर्ग के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। और इसके लिए हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणालियों पर गौर करेंगे। इकाई 3 में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब सत्ता के बंटवारे के उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारियाँ 4 श्रेणियों में आते हैं। यह सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्कालिक कार्रवाई करे और मुंबई में 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के देखरेख के रख रखाव में सुधार करे। अब यहाँ क्या करे है, ये जो है सरकार न्यायालय मतलब न्यायपालिका सरकार को आदेश दे रही है। यहाँ पर कनाडा में ओंटेरियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी जो समुदाय के साथ जमीन के वादों का निपटारा करने की सहमति दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। ये कनाडा की घटना होती है कि यहाँ पे क्या होता है, मूल निवासियों की जो ज़मीन का विवाद का निपटारा होता है, उसमें जो है कहा जाता है कि ऐसा है, यहाँ पे क्या है
ये कहा जाता है तो मंत्री वहाँ पे, स्थानीय मामले में मंत्री वहाँ पे जवाबदेही देही होती है कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, सहयोग की भावना करेंगे। रूस में 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑफ ऑन राइट फार्मेज और लिबरल यंग ब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इस प्रस्ताव और इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों का साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरियाई प्रांतों में वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर ये मांग करी और संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे, और यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। ये नाइजीरिया का घटनाक्रम था, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। चलिए अब इसको आप 1-2 बार देखिए और समझिए। आई होप समझ में आएगा आपके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।